गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर शुभम सिंह एंड दिस स्पेसिफिक वीडियो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इज़ इंक्लाइन टूवर्ड अ नोशन कि जो हमें सप्लीमेंट इंटेक करने हैं इस ओमाइक्रॉन वेव में, उसमें हम क्या चेंजेस ऐसे लाएं जिससे हम जो एक रूडिमेंटली सप्लीमेंट्स लिया करते थे कोविड में, खासकर डेल्टा वेव में जो हमने देखा विटामिन सी, विटामिन D3 और जिंक, इनमें इसके इफ़ेक्ट को हम और कैसे एनहेंस कर सकते हैं। इसमें हम क्या ऐसे चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जिससे प्रोटेक्शन लेवल 50 टाइम्स 60 टाइम्स और ज़्यादा बेहतर हो, एक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड हो एंड हमारे अदर ऑर्गन्स भी बचे रहें। ये अदर ऑर्गन्स का नोशन क्या है? हम एक बात तो हर वेव में कंफ्यूज कर रहे हैं कि कोविड या SARS-CoV-2 एक पल्मोनरी डिसऑर्डर है, यानी एक लंग का डिसऑर्डर है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मॉलिकुलर लेवल पे बॉडी में जहाँ जहाँ ACE2 रिसेप्टर या TMPA SSRR2 मॉलिकुलर एंटिटीज़ होंगी, उन ऑर्गन्स पे कोविड का एक माल इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब कोई भी ऐसा प्रोटोकॉल नहीं डिज़ाइन किया जा सकता जिसमें हर एक ऑर्गन को स्पेसिफिकली हम बचा पाएँ या हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिकली हम ट्रीटमेंट कर पाएँ। सो ऐसे केसेस में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है हमारा इम्यूनल डिफेंस। हम अपने इम्यूनल डिफेंस को अगर स्ट्रॉन्ग रखें स्पाइक प्रोटीन्स के खिलाफ, जो कोविड का स्पाइक प्रोटीन होता है, उसके खिलाफ अगर हम अपने इम्यूनल डिफेंस को स्ट्रॉन्ग रखें, सो नो डाउट ये सारे ऑर्गन्स पे जो भी हमारे संभावित डैमेजेस हैं, इसको हम एक शॉर्ट कोर्स में बचा पाएंगे ताकि एक लॉन्ग टर्म इन्फेस्टेशन हमें ना देखना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल डेल्टा वेव के बाद हमने ये देखा कि हार्ट का इन्फ्लेमेशन काफ़ी था लोगों में। US अभी भी डील कर रहा है mRNA रिलेटेड जो स्पाइक प्रोटीन्स थे उनसे, जो हार्ट का मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस एक यंग पॉपुलेशन में उन्होंने देखा, उससे वो अभी भी डील कर रहा है। एंड इंडिया में भी एक अनएक्सप्लेन फिनोमेना देखा गया है यंगस्टर्स में, जिनमें उनके हार्ट रेट ज़्यादा हैं, उन्हें पाल्पिटेशंस और एंजाइटी महसूस होती है। नॉट इवन दैट, हमें कई एक ऐसे केसेस मिले जिसमें एक अनएक्सप्लेन्ड एक्यूट पैंक्रेटाइटिस था, जिनमें उनमें पैंक्रियाज इन्फ्लेम्ड थे। ओल्ड एज में ऐसे ही हमने किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कम देखा। सो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ये चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है कि कोविड केवल लंग्स को नहीं बल्कि अदर ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। लंग्स अर्ली सिम्टम्स देते हैं, वो काफ़ी एग्रेसिव सिम्टम्स देते हैं, तो हमें केवल इसका ही एक दिमाग में आइडिया लगता है कि केवल लंग्स डैमेज्ड हैं, बाकी ऑर्गन्स लेट इन्फेस्टेशंस देंगे। सो उससे बेटर है कि हम इन हर एक्सपोजर्स, जो भी अपकमिंग IHU वेरिएंट्स हैं या फिर करेंटली ओमाइक्रॉन वेरिएंट्स हैं, इसके खिलाफ हमें एक अर्ली प्रोटेक्शन और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन सारे ऑर्गन्स को मिले। सो ये पॉसिबल है केवल और केवल अपने इम्यूनल डिफेंस और अपने सप्लीमेंट इनटेक को स्ट्रॉन्ग करके। सो विदाउट एनी अडू, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, सजेस्टेड चेंज इन अपकमिंग ओमाइक्रॉन वेव, जो हमें अपने सप्लीमेंट इनटेक में करना है। सो अभी तक जो हम लिया करते थे डेल्टा वेव में, वो था जिंक, विटामिन D3 और विटामिन सी। डोसेज मोर और लेस आपको क्लियर है। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करेंगे इनमें हमें क्या चेंजेस लाने हैं। सो सबसे पहले है जिंक। जिंक जो हम लिया करते थे वो था 25 या 50 मिलीग्राम के डोसेज में वंस अ डे। बट प्रॉब्लम क्या थी इस रेजिम में? प्रॉब्लम ये थी कि जिंक पे एक 2+ का चार्ज है मॉलिकुलर लेवल पे। सो किसी भी चार्ज्ड एलिमेंट का एक वायरस इन्फेक्टेड सेल में घुस पाना बहुत ईजी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 50 मिलीग्राम जिंक लिया, सो इस 2+ चार्ज की वजह से उसका जो इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं 10% 50% ही रहेगा उस वायरस इन्फेक्टेड सेल में। सो ऐसा क्या चेंजेस हम करें जिससे ये जिंक का जो 2+ चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाए और कंप्लीट जो हम 50 मिलीग्राम का डोज ले रहे हैं या 25 मिलीग्राम का डोज ले रहे हैं वो इंटायरली सेल के अंदर घुस के वायरस इन्फेक्टेड सेल की जो रेप्लिकेबिलिटी पावर है उसको कम करें RDRP एंजाइम्स को इनहिबिट करके। सो यहाँ पे जो हमारे लिए एक ऑप्शन है वो है क्वेरेक्टीन का। क्वेरेक्टीन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो यहाँ पे
जिंक के 2+ चार्ज को इनहिबिट करने के लिए। अब क्वेरेक्टीन हम 500 मिलीग्राम वंस अ डे रेजिम में यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद जिंक, जिससे 2+ चार्ज पूरी तरीके से इनहिबिट कर देगा। और क्वेरेक्टीन एक आयनोफोर की तरह काम करेगा कि ये पूरा का पूरा आयन पार्टिकल मैक्सिमम इफेक्ट ला सके सेल्स के अंदर घुस के। सो इसे हमें एक वायबल ऑप्शन की तरह ट्रीट करना चाहिए अलॉन्ग विद जिंक, ताकि हम 50 to 70x यानी 50 से 70 गुना ज़्यादा जिंक को हम के इफ़ेक्ट को हम यूज़ कर सकें, जो कि हम नॉर्मली नहीं कर पा रहे हैं 25 to 50 मिलीग्राम इनटेक करने पे। सेकंड जो एक सजेस्टेड चेंज है वो है हमारे विटामिन D3 लेवल्स में। विटामिन D3 लेवल्स को हमें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन D3 एक जनरलाइज्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है कोविड के रेजिम में। सो अभी तक जो हम डोजेस लिया करते हैं वो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वंस अ वीक। बट अभी रिसेंट कुछ स्टडीज़ ने ऐसा नोटिफाई किया है मेडिकल फेटर्निटी को कि 4,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे के अगर हम हिसाब से लें तो हमें ज़्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि विटामिन D3 अगर हमने ज़रूरत से ज़्यादा इंटेक में लिया तो उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाता है। सो 4,000 पर डे रेजिम में अगर हम लें सो ये ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक। लेकिन एक चीज़ जो हम इसमें इन्विट कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में वो है सनलाइट का इनॉकुलेशन। कोई भी विटामिन D3 जो हम पैसिव लोड कर रहे हैं अपने बॉडी में, बी इट इन 60,000 इंटरनेशनल यूनिट या 4,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, इसे सनलाइट की काफ़ी ज़रूरत है एक्टिवली एनर्जाइज होने के लिए। सो हमें 10 to 15 मिनट्स ऑफ सनलाइट भी लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि अर्ली मॉर्निंग का हो तो और बेहतर होगा। थर्ड ऑप्शन में जो हमें चेंज लाना है वो अपने विटामिन C इंटेक में है। विटामिन C इंटेक मेरी तरफ से जो सजेस्टेड प्रोटोकॉल है वो 500 मिलीग्राम इधर थ्राइस अ डे और ट्वाइस अ डे नेसेसरी है। बट इसमें अगर हम ब्रोमेलिन ऐड करें, ब्रोमेलिन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, इसे अगर हम ऐड करें अपने ट्रीटमेंट रेजिम में तो इफ़ेक्ट 30 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। सो इसे भी हमें अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में एडजस्ट करना है। 3000 GDU या फिर हम 500 मिलीग्राम का जो टैबलेट है उसे हम वंस और ट्वाइस अ डे ऐड कर सकते हैं विटामिन C के साथ टू एनहांस द विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट। थर्ड, असिटाइलसिस्टीन। असिटाइलसिस्टीन बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एक एंटीऑक्सीडेंट है, जस्ट लाइक ग्लूटाथियोन। यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि मैं एंटीऑक्सीडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस ट्रीटमेंट रेजिम का जो सप्लीमेंट इनटेक चेंजेस है उसमें। कोविड में नो डाउट इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है। हम पैरासिटामोल, मेफ्टाल या कॉल्चिसिन को यूज़ करके अपने इन्फ्लेमेशन को डाउन रखते हैं, विच इज़ गुड। बट एक चीज़ जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं वो है अपने एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स पे भी। कोविड का बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल को भी ज़्यादा महत्व दें एज कंपेयर टू हम जितना अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी लेवल्स को दे रहे हैं। उन दोनों का साथ में वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सो असिटाइलसिस्टीन हमें 600 मिलीग्राम BD या TDS यानी ट्वाइस अ डे या फिर थ्राइस अ डे लेना है। बेहतर ये होगा कि इसे हम अपने पैरासिटामोल रेजिम के साथ लें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी स्टडी देखी गई है जिसमें एसिटाइलसिस्टीन और ग्लूटाथियोन को पैरासिटामोल डिप्लीट कर रहा है हमारे लंग्स में। सो इसके भी इफ़ेक्ट को हमें बनाए रखने के लिए पैरासिटामोल के साथ एसिटाइलसिस्टीन लेना बहुत ज़रूरी है। विल टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो कि पैरासिटामोल कैसे हमारे ऑक्सीडेंट्स को कम कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को सॉरी। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चेंज इज़ सेलेनियम। सेलेनियम को भी हम ऐड कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट रेजिम में इन डोजेज ऑफ 100 to 200 माइक्रोग्राम पर डे। फिफ्थ इज़ टोकोट्राइनॉल्स। विटामिन E काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत पॉपुलर था कोविड के डेल्टा वेरिएंट रेजिम में, जो कुछ लोगों ने लिया था।
अब हमें विटामिन ई का वो वेरिएटिव यूज़ करना है जो 50 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक नॉर्मल एवियन जो विटामिन ई का कैप्सूल आता है ग्रीन कलर का उससे। सो अगर हम विटामिन ई के टोकोट्राइनॉल वेरिएंट को यूज़ करें सो इफ़ेक्ट जो है 50 टाइम्स बढ़ जाता है। ये 50 टाइम्स ज़्यादा प्रोटेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू विटामिन ई। सो विटामिन ई को हमें कन्वर्ट करना है टोकोट्राइनॉल विटामिन ई वाले डेरिवेटिव से। नेक्स्ट इज़ कालमेक। सो ये एक आयुर्वेदिक एंटिटी है, एंड्रोग्राफिस इसका नाम है। गिलोई काफ़ी पॉपुलर था सेकेंड वेव में, बट कालमेक को हमें मॉलिकुलर लेवल पे स्टडी करके अब इंक्लूड कर लेना चाहिए अपने ट्रीटमेंट रेजिम में। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें आयुर्वेदिक एक नोशन भी उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में मिले। सो कालमेक बेसिकली कपा बी इनहिबिटर है। कपा बी इनहिबिटर एक नेचुरल कपा बी इनहिबिटर है। कपा बी जो एक मॉलिकुलर एंटिटी है वो बेसिकली एक प्रोजेनेटर है, यानी किसी भी इन्फ्लेमेशन के लिए ये एक प्रायर स्टेप है। जो हमने वर्ड काफ़ी सुना था साइटोकाइन स्टॉर्म, ये कपा बी इनहिबिटर ही वो एंटिटी है जो एक प्रोजेनेशन है, यानी जहाँ से हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म का फर्स्ट स्टेप चालू होता है। सो हमें कालमेक जो एंडोग्राफिस है उसको यूज़ करना है ताकि इन पॉसिबल साइटोकाइन स्टॉर्म्स को हमें इनहिबिट कर सके, इन पॉसिबल इन्फ्लेमेशंस को हमें इनहिबिट कर सके। अब कालमेक इंडिया में आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड, बट कालमेक इंडिया में जो अवेलेबल है वो एक ऑर्गेनिक इंडिया का है और एक CSIR CIM AP इंस्टीट्यूट ने जो हमारा डिज़ाइन किया है सिम मैग 19 इनका है। सो हम इसे 2 to 3 कैप्सूल्स पर डे ले सकते हैं ताकि हमें एक आयुर्वेदिक टिंज भी मिले अपने ट्रीटमेंट रेजिम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है हमारे गार्गल्स। इतना तो हमें सबको आइडिया लग चुका है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा है, मतलब ये गले को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। सो गले का भी एंटीसेप्सिस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम बीटाडीन गार्गल या क्लोरोहेक्सिडीन गार्गल जो कि बेहतर डेरिवेटिव है उसका 5 to 7 ml हाफ ग्लास वाटर में लेकर के हम उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि एक रेगुलर एंटीसेप्सिस बना रहे हमारे थ्रोट में और ये वायरस ज़्यादा पनपे ना। सो आई होप सो कि ये जो भी सजेस्टेड सप्लीमेंट इनटेक है ये आपको हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द ओमाइक्रॉन वेव, जिससे आपका इम्यूनल डिफेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, आपका प्रोटेक्शन जो आप दूसरे ऑर्गन्स को आपको प्रोवाइड करना है वो भी स्ट्रॉन्ग हो सके, और हम ऐसे सब्सिक्वेंट वेव्स जो आने वाली हैं उसके खिलाफ पहले से ज़्यादा प्रिपेयर हो सके। सो थैंक्स अ लॉट, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।